हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल साइकिल का सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड फेज माना जाता है, जिसे हम लोग एम फेज या माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? एम फेज की। क्लियर है? एम फेज, एम फेज कह दो या फिर हम इसे कहेंगे माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज बोलने का रीज़न है, ये अकेला माइटोटिक नहीं होता, इसे मियोसिस फेज भी बोलते हैं, मियोटिक फेज भी बोलते हैं, बट वो डिवीज़न के बेस पे है कि हम कौन सा डिवीज़न देख रहे हैं। डिवीज़न दो तरह के होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। क्लियर है? तो देखो, अभी हम माइटोसिस देख रहे हैं तो माइटोटिक फेज बोल दिया। क्लियर है? माइटोटिक फेज। अब इस फेज में क्या होता है? ये फेज है जिसमें दो सब फेजेस होते हैं। ठीक है? टू सब फेजेस प्रेजेंट, दो सब फेजेस प्रेजेंट होते हैं। वो दो सब फेजेस कौन से हैं? वो दो सब फेजेस हैं, एक तो है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, एक है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक सेलुलर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दो फेजेस में डिवाइड है, दो सब फेजेस में डिवाइड है एम फेज। क्लियर है? तो साइटोकाइनेसिस तो एक छोटा सा फेज है, सेल डिवीजन हो जाता है। मेजर पार्ट है कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस फिर फर्दर कुछ सब फेजेस में डिवाइड है, सब फेजेस में, जो कि है फर्स्ट है प्रोफेज, फिर सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, और फोर्थ है टीलोफेज। अब यही चारों सब फेजेस हमें एक वेल अरेंज्ड मैनर में और पूरी डिटेल के साथ स्टडी करनी है। क्लियर है? समझ गए? ये चारों इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं, चारों के चारों इसी सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं ये फेजेस। समझ गए? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर है? तो ये बात हुई एम फेज की, माइटोटिक फेज की। अब देखो, जो सेल डिवीजन है ना, उसमें जो सेल ग्रोथ होती है, सेल की जो ग्रोथ होती है, तब जाकर के सेल डिवाइड होता है। तो देखो, सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस occurs during complete cell cycle, पूरी सेल साइकिल के दौरान चलता रहता है। ठीक है? समझ गए? जो सेल की ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और पूरी सेल साइकिल के दौरान चलती रहती है। क्लियर है? ये नहीं है कि हम कहें इस जगह आकर के सेल की ग्रोथ रुक गई। समझ रहे हो? तो आफ्टर ऑल सेल की ग्रोथ चलती ही रहती है। क्लियर है? सेल ग्रोथ करता रहता है। नेक्स्ट क्या है? देखो, जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल ग्रोथ होता है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि सेल ग्रोथ तो पूरे के पूरे सेल साइकिल के दौरान चलती रहती है, बट जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक फेज में डुप्लीकेट होता है या रेप्लिकेट होता है। बट द जेनेटिक मटेरियल is replicated only during S phase, सिर्फ और सिर्फ एस फेज में किसका रेप्लिकेशन होता है? जेनेटिक मटेरियल का। डीएनए है तो डीएनए का हो जाएगा, आरएनए तो आरएनए का हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? तो ये प्रोसेस है कि सेल ग्रोथ पूरे सेल साइकिल में कंटिन्यूअस चलती है। ठीक है? जबकि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक पर्टिकुलर एस फेज के अंदर ही, सिंथेसिस फेज में ही रेप्लिकेट होता है या डुप्लीकेट होता है। क्लियर है? ये पूरे सेल साइकिल के दौरान परफॉर्म नहीं होता फंक्शन। समझ गए?
फिर देखो अपने स्टडी के बेसिस पे, अपने स्टडी के बेसिस पे सेल साइकिल में जो सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन वो दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन होता है दो टाइप्स का, 2 टाइप्स अपने सिलेबस के हिसाब से। एक्चुअल में ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को हम लोग कहते हैं माइटोसिस, क्लियर है, और एक को कहते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस 2 टाइप का सेल डिवीजन है। थर्ड जो है, जो अपने यहाँ नहीं डिस्कस किया जाता, एमाइटोसिस, क्लियर है। ये 2 मेजर टाइप है, माइटोसिस और मियोसिस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है ना, माइटोसिस जो सेल डिवीजन है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell remains same as in parent cell। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम के नंबर एज इट इज सेम रहेंगे, ठीक है। इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट, मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell becomes half of chromosomes in parent cell, ठीक है। तो देखो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। पेरेंट सेल में अगर 10 थे तो डॉटर सेल में 5 रह जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। इस डिवीजन को मियोसिस डिवीजन कहते हैं और इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलो, ये हुए पॉइंट कि सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं मेनली, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बराबर रहे डॉटर सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ मियोसिस में पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम थे उसके हाफ हो गए डॉटर सेल के अंदर, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट एक बार निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी निपटाओ, हो गया। चलो, तो देखो 2 तरह का डिवीजन है, मियोसिस एंड माइटोसिस। अब एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लेना कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं कब? मियोसिस में, और सेम रहते हैं कहाँ? माइटोसिस के दौरान। तो देखो मियोसिस माइटोसिस को 2 अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस को 2 स्पेशल टर्म्स से भी जाना जाता है। कौन कौन सी टर्म्स हैं वो? देखो, मैं बात कर रहा हूँ माइटोसिस और मियोसिस। तो देखो, इनके लिए यूज होने वाली दूसरी टर्म्स क्या है? माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, और माइटोसिस को इक्वेशनल और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्लियर है, समझ गए। चलो, ये हुए 2 पॉइंट्स, रिडक्शनल एंड इक्वेशनल डिवीजन।
अब मियोसिस माइटोसिस को दूसरी टर्म से भी जाना जाता है, एक और टर्म यूज की जाती है इनके लिए जो कि है मियोसिस को कहा जाता माइटोसिस को कहा जाता है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, और मियोसिस को कहा जाता है मियोटिक, मियोटिक डिवीजन। क्लियर है? ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो यूज होंगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एम फेज के सब फेजेस को। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की, सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज की, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज के दौरान क्या होता है, तो देखो प्रोफेज में क्या होता है, इन अर्ली प्रोफेज, इन अर्ली प्रोफेज, in early prophase the chromatin material, the chromatin material, the chromatin material starts to condense in order to form chromosomes, in order to form chromosomes having two sister chromatids, having two sister chromatids, having two sister chromatids, clear है? And centrioles, centrioles in cytoplasm, in cytoplasm starts to moves toward opposite poles, opposite poles। ये कब हुआ, ये तो अर्ली प्रोफेज की बात है, ये बात कब की है, अर्ली प्रोफेज की। अब लेटर प्रोफेज में क्या होता है, तो देखो इन लेटर प्रोफेज, इन लेटर प्रोफेज, लेटर प्रोफेज the nuclear membrane endoplasmic reticulum, Golgi body and other cell organelles starts to disappear, ठीक है। लेटर प्रोफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और भी जो सेल ऑर्गेनेलीज है, वेसाइकल ट्यूब्यूल्स वगैरह, वो डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे, डिसअपियर होने लग जाएंगे, ठीक है, अदृश्य होने लग जाएंगे, दिखेंगे नहीं, समझ गए? डिसअपियर होने का मतलब माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे वो, समझ रहे हो? तो देखो अब डायग्राम से समझो प्रोफेज को। ये सेल है, ये क्या है, सेल है। मैं दो बना रहा हूँ क्योंकि एक में मैं शो करूँगा अर्ली प्रोफेज और एक में लेटर प्रोफेज। तो देखो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यानी ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लग जाएगा और क्रोमोसोम्स बनाने लग जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम बनाएगा जिनके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड हो, दो सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम बनने लग जाएंगे, समझ रहे हो? और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ अटैच होगा फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ साइड में प्रेजेंट, ये इस कॉर्नर में प्रेजेंट क्या होगा, गोल्जी बॉडी, क्या होगे, गोल्जी बॉडी। तो देखो ये गोल्जी बॉडी होंगे, ये गोल्जी बॉडी होंगे। ये गोल्जी बॉडी होंगी और इसी तरह और सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी होंगी। और ये है साइटोप्लाज्म। मेन पार्ट, दो मेन स्ट्रक्चर जो कि है सेंट्रियोल्स, ठीक है, जो कि है सेंट्रियोल्स, वो क्या करेंगे, वो धीरे धीरे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो इस तरफ आना शुरू कर देगा और ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा। ये यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँचेगा, इस तरह से। तो देखो ये तो है अर्ली प्रोफेज की बात। लेटर प्रोफेज में क्या हुआ, ये सब कुछ डिसअपियर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और सेल ऑर्गेनेलीज जो है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब कुछ डिसअपियर हो गया। यहाँ साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए स्कैटर्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। यहाँ साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स, समझ रहे हो। तो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बिखरे हुए फॉर्म में प्रेजेंट है और सेंट्रियोल अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, सेंट्रियोल पहुंच चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल पे। तो ये होता है प्रोफेज के दौरान, क्लियर है। ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ये है क्रोमोसोम्स, ये हैं क्रोमोसोम, समझ गए, दो सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम। ये क्या है, ये है सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल, या फिर मैं कहूं तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, क्लियर है, ये भी गलत नहीं है, समझ गए। ये क्या था, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या था, ये था गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ गए, क्लियर है। ये अर्ली और लेटर प्रोफेज। ये क्या है, ये तो है अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक है। और ये है लेटर प्रोफेज, लेटर प्रोफेज। तो देखो अर्ली और लेटर प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली में कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ अब तक कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है, मतलब मटेरियल भी प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ गए। कुछ परसेंट कंडेंसेशन हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और सेल ऑर्गेनेलीज और ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है। लेटर प्रोफेज आते आते क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये बाकी सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाती है, माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देती। जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं, अरेंज हो गए हैं और क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना चुका है। तो ये है प्रोफेज की दोनों स्टेज, अर्ली प्रोफेज और लेटर प्रोफेज, क्लियर है, समझ गए ना। प्रोफेज निपटाओ, अब इसे जल्दी निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्लियर है। ये बात हुई प्रोफेज की, तो पहला फेज कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सब फेज की बात करते हैं, ठीक है। एम फेज का सेकंड सब फेज वो क्या है, वो है मेटाफेज, मेटाफेज। अब मेटाफेज का डिस्कशन करते हैं। देखो अब मेटाफेज की बात करते हैं। तो जब बात आती है मेटाफेज की, मेटाफेज थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेटाफेज की।
सेकंड मेटाफेज। तो मेटाफेज की स्टार्टिंग कहां से होती है? इट स्टार्ट्स विद complete disappearance of nuclear membrane, के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है ना? इस फेज के दौरान क्या होता है? In this phase chromosomes या chromatin material is in most condensed state means the chromosomes are most clearly visible in this phase। क्लियर है? यहां क्रोमेटिन मटेरियल सबसे ज्यादा कंडेंस हो चुका होता है, तो क्रोमोसोम सबसे ज्यादा क्लियरली इसी फेज में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहां नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, नोट सो मेटाफेज इज मोस्ट suitable for morphological study of chromosome। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए मोस्ट स्टेबल फेज है मेटाफेज, मोस्ट सूटेबल फेज है मेटाफेज। क्लियर है? क्योंकि इसी फेज के दौरान क्रोमोसोम अपनी मैक्सिमम कंडेंस्ड स्टेट पे होगा, यानी मैक्सिमम विजिबिलिटी इसी टाइम होगी, मैक्सिमम क्लियर विजिबिलिटी। क्लियर है ना? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मेटाफेज के भी प्रोफेज की तरह दो पार्ट कर लेंगे, इन अर्ली मेटाफेज। ठीक है, इन अर्ली मेटाफेज the chromosomes scattered in cytoplasm are connected to centrioles via spindle fibers क्लियर है? देखो अर्ली मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो बिखरे हुए थे ना साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से किसके साथ जोड़ दिया जाता है? सेंट्रियोल्स के साथ जोड़ दिया जाता है। वह स्पिंडल फाइबर्स ऑन टू ऑपोजिट पोल्स, दो अलग अलग पोल्स पे। ठीक है, दोनों अलग अलग पोल पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है उनके साथ जोड़ दिया जाएगा, किसको? बिखरे हुए क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट
इन लेटर प्रोफेज, इन लेटर प्रोफेज, सॉरी मेटाफेज की बात हो रही है, इन लेटर मेटाफेज, इन लेटर मेटाफेज the chromosomes starts to align on equator of cell perpendicular to centriolar axis to form metaphase plate, to form metaphase plate, ठीक है, to form metaphase plate called मेटाकाइनेसिस, कॉल्ड मेटाकाइनेसिस। ये मेटाकाइनेसिस दिखाई नहीं दे रहा यार, कॉल्ड मेटाकाइनेसिस, मेटाकाइनेसिस, जिस प्रोसेस को मेटाकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे यानी सेंट्रियोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक प्लेट जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। अब इसी को डायग्राम से देख लो, ये सेल है, ठीक है, ये मैं लेटर मेटाफेज बना रहा हूं, ये अर्ली मेटाफेज है, ये लेटर मेटाफेज है। क्या होता है अर्ली मेटाफेज में, ये जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है ना, इनके साथ क्या होगा, माइक्रोट्यूबुलर असेंबली की वजह से बनेंगे स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को किससे अटैच कर देंगे, दो अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट इन सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम को अटैच कर देंगे, किसके साथ, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए क्रोमोसोम्स के साथ, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए क्रोमोसोम्स के साथ। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी तरह ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। देखो अब स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये अटैच हो जाएंगे, किससे, स्पिंडल फाइबर यहाँ सेंट्रियोमियर से, सेंट्रोमियर से जुड़ेगा और सेंट्रियोल को जोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ और इसी तरह ये, ठीक है, जस्ट सेम इस साइड अपोजिट पोल्स पे, यही चीज़ अपोजिट पोल्स पे परफॉर्म होगी, ठीक है, यही चीज़ अपोजिट पोल्स पे परफॉर्म होगी। तो जो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए थे वो स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जुड़ने लग गए, किसके साथ, सेंट्रियोल्स के साथ, क्लियर है, सेंट्रियोल्स के साथ जुड़ने लग गए। अब देखो ये जुड़ करके किस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं, ये जुड़ करके किस तरह की अरेंजमेंट शो करते हैं। जुड़ करके किस तरह के अरेंजमेंट शो करते हैं। तो देखो ये स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हुए क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे सेंट्रियोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, सेंट्रियोलर एक्सिस ये है, इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये इक्वेटर आ गया, इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। किस तरह अरेंज होंगे, देखो इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इस तरह से, तो ये देखो ये अरेंजमेंट शो होगी,
ये स्पिंडल शेप बनती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स। इसलिए इन्हें कहा जाता है क्या? स्पिंडल फाइबर्स। ये अरेंज हो गए, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, डबल 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम थे, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। क्लियर है? ये फाइबर्स हैं स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स। और यहां तक लगभग या फिर मैं कहूं कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसी के साथ तो ये मेटाफेज शुरू हुआ था ना, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से होती है। तो ये है अपना मेटाफेज। पहले क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ। प्रोफेज में क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम्स बन गए, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाले क्रोमोसोम। 2 सिस्टर क्रोमेटिड रखने वालों से मतलब एक क्रोमोसोम जिसके पास नॉर्मली एक सिस्टर क्रोमेटिड होती है, एस फेज में जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया था, तो क्या हुआ? 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गई। 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गई, तो ये जो कंडेंस होकर के 2 सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम्स बने हैं, ये पहले बिखरे हुए थे। मेटाफेज आया, मेटाफेज के दौरान क्या हुआ कि सेंट्रियोल्स ने माइक्रोट्यूबुलर असेंबली की हेल्प से ये स्पिंडल फाइबर बनाए, जिनके थ्रू इन्हें जोड़ दिया गया अपोजिट पोल से। अब अपोजिट पोल से लेटर मेटाफेज में क्या हुआ कि इनको खींच करके इक्वेटर पे अरेंज कर दिया गया। ठीक है, जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट नाम का स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये होता है मेटाफेज। समझ गए? ये है मेटाफेज। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। क्लियर है? बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एम फेज के जो कार्योकाइनेसिस के स्टेप्स होते हैं, यानी प्रोफेज, मेटाफेज। 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में उनसे आगे के यानी एनाफेज और टेलोफेज स्टेप्स कंप्लीट करके साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करनी है। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड जो स्टेप होता है, थर्ड स्टेप या थर्ड सबफेज बोल सकते हो तुम लोग, एनाफेज की। एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है? तो देखो, इट स्टार्ट्स विद splitting. It starts with splitting of centromere. It starts with splitting of centromere. ठीक है? क्लियर? By splitting of centromere, splitting of centromere, chromosomes are divided into two daughter chromatids. इस स्प्लिटिंग से क्या होगा? हर क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या होता है? ईच डॉटर क्रोमेटिड connected with their respective centrioles on poles via spindle fibers are pulled and pushed. अब ये पुलिंग और पुशिंग किसके द्वारा होगी?
आर पुल्ड बाय क्रोमोसोमल फाइबर बोल दो, या फिर इन्हें कहा जाता है स्पिंडल फाइबर्स एंड pushed by newly formed interzonal fibers toward their respective poles। देखो क्या होता है कि जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्या होता है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से जो दो सिस्टर क्रोमेटिड रखने वाला क्रोमोसोम है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा मतलब दो डॉटर क्रोमेटिड बन जाएंगी उसमें से, ठीक है, उसकी दो डॉटर क्रोमेटिड बनेंगी। हर डॉटर क्रोमेटिड कनेक्ट रहेगी अपने रेस्पेक्टिव सेंट्रियोल से, जो कि एक पोल जो कि हर पोल पे होगा, मतलब एक पोल पे होगा। एक पोल पे एक सेंट्रियोल, उससे एक डॉटर क्रोमेटिड अटैच रहेगी, दूसरे पोल पे दूसरा सेंट्रियोल, उससे दूसरी डॉटर क्रोमेटिड अटैच रहेगी। किसके थ्रू अटैच रहेगी? स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। अब उन्हें धक्का दिया जाता है, मतलब खींचा जाता है, पुल किया जाता है, खींचा जाता है बाय क्रोमोसोमल फाइबर या स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल फाइबर खींचेंगे। तो ये किस तरफ खींचेंगे? ये तो रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ही खींचेंगे। और पुश किया जाता है, इन्हें धक्का दिया जाता है। ये होते हैं न्यूली फॉर्म्ड इंटरजोनल फाइबर, जो कि धक्का देंगे इन्हें पोल्स की तरफ। तो ये खींच भी पोल्स की तरफ रहे हैं और उस साइड से धक्का भी पोल की तरफ ही लग रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इस वजह से क्या होगा, इन लेटर एनाफेज half chromatids reached on two respective poles means each pole has one copy of genetic material has one copy of genetic material। अब देखो क्या होता है, डायग्राम से समझना। ये अर्ली एनाफेज है और ये लेटर एनाफेज है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता क्या है। ये थोड़ा सा फैलाया सा बन गया, दोबारा बनाते हैं। देखो अर्ली एनाफेज और लेटर एनाफेज में डिफरेंस क्या है। ये है पोल्स और पोल्स पे प्रेजेंट है सेंट्रियोल, और ये बना रहे हैं सेंट्रोसोम। क्लियर है? ये क्या बना रहे हैं? सेंट्रोसोम। चलो ये तो यहां भी होंगे, डिसअपियर थोड़ी ना हो जाएंगे, ये तो यहां भी होंगे। सेंट्रियोल्स हैं रिस्पेक्टिव पोल्स पे, ठीक है, क्लियर है? अब देखो क्या होता है यहाँ स्टार्टिंग में यानी अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो अरेंज थे मेटाफेज प्लेट पे अरेंज थे क्रोमोसोम्स,
वो उनका सेंट्रोमियर टूटता है और स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमेटिड को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, एक एक क्रोमेटिड को अपनी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये देखो, ये सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड सेपरेट हुई, सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड सेपरेट हुई है। सेंट्रोमियर टूटने से क्रोमेटिड सेपरेट हुई है, ठीक है। और ये क्रोमेटिड स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू कनेक्टेड थी, किससे? सेंट्रियोल से, अपने रिस्पेक्टिव सेंट्रियोल से, जो कि एक एक पोल पे प्रेजेंट है, रिस्पेक्टिव पोल पे प्रेजेंट है। ये तो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये तो इन्हें क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये तो खींचेंगे यानी पुल करेंगे, ठीक है। और यहाँ नए बने हुए इंटरजोनल फाइबर्स होंगे, ये हैं नए बने हुए इंटरजोनल फाइबर्स, ये इन्हें क्या करेंगे, एरो से समझ आ रहा होगा, पुश कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, इन्हें धक्का दे रहे हैं। एक को कहेंगे जा तू उस साइड चली जा, जा तू उस साइड चली जा, ठीक है, मतलब ऐसे धक्का देंगे, क्लियर है। और जो स्पिंडल फाइबर है वो ऐसे खींच रहे होंगे अपने पोल की तरफ, ठीक है, वो खींच रहे होंगे पोल की तरफ। तो दोनों साइड से ताकत लगेगी, दोनों साइड से ताकत लगेगी तो क्या होगा, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक एक क्रोमेटिड एक एक पोल पे चल जाएगी, यानी एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड थी, एक क्रोमेटिड इस पोल पे पहुंच गई, एक क्रोमेटिड इस पोल पे पहुंच गई और एक क्रोमेटिड दूसरे पोल पे पहुंच गई, ठीक है। देखो इस तरह से क्रोमेटिड पहुंच जाती हैं, इस तरह से क्रोमेटिड पर्टिकुलर एक एक पोल पे पहुंच जाती हैं। अब यही यहाँ होगा, एक एक क्रोमेटिड पहुंच गई होंगी, क्लियर है, और ये अटैच्ड होंगी स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से, ठीक है। देखते जाओ, ये है लेटर एनाफेज, ये क्या है, लेटर एनाफेज है, जहां पर ये पर्टिकुलर पोल्स पे पहुंच चुकी हैं, ये तो है लेटर एनाफेज, लेटर एनाफेज। और ये है अर्ली एनाफेज, जहां ये चलना स्टार्ट हुए थे, अर्ली एनाफेज, क्लियर है ना, समझ गए। तो देखो क्या हुआ, एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स थे वो सेंट्रोमियर पर टूटे, यानी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर टूटा, ठीक है, और जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड थी उनमें से एक एक क्रोमेटिड रेस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चली गई। किस वजह से गई, स्पिंडल फाइबर के खींचने और इंटरजोनल फाइबर के धक्का देने की वजह से, ठीक है, स्पिंडल फाइबर के खींचने और इंटरजोनल फाइबर के धक्का देने की वजह से रेस्पेक्टिव पोल्स पे, रेस्पेक्टिव सेंट्रियोल्स की तरफ चली गई, क्लियर है। ये होता है एनाफेज के दौरान। लपेटो जल्दी से लपेटो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, हो गया, चलो, ये बात है किसकी, एनाफेज की। ये था थर्ड स्टेप एनाफेज। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 4th स्टेप की, जो है टेलोफेज। टेलोफेज तो देखो यहाँ एक एक कॉपी जेनेटिक मटेरियल की एक एक पोल पे चली गई है, समझ गए, समझ गए। चलो अब बात करते हैं टेलोफेज की, किसकी, टेलोफेज की। देखो नेक्स्ट और फोर्थ फेज है टेलोफेज। टेलोफेज, टेलोफेज को हम लोग कह सकते हैं कि ये रिवर्स होता है, इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज का रिवर्स है। प्रोफेज में जो कुछ हुआ था ना उसका उल्टा कांड यहाँ होता है, ठीक है, मतलब उसका अपोजिट फंक्शन यहाँ होता है। क्या हुआ था प्रोफेज में, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे, वो रीअपियर हो जाएंगे, ये पॉइंट बाद में लिखेंगे। दूसरा क्या हुआ था, क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे, ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे। यहाँ क्या होगा,
यहाँ जो होगा वो देखो हम लोग लिखते हैं द copies of genetic material present on both the poles having chromatids ठीक है, and these chromatids starts decondensation to form chromatin material during this phase इस फेज में क्या होगा, जो दोनों पोल्स पे एक एक कॉपी गई है जेनेटिक मटेरियल की, वो किस फॉर्म में है, क्रोमेटिड की ही तो फॉर्म में ना, क्रोमेटिड्स ही तो हैं, वो क्रोमेटिड क्या करेंगी, डीकंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी, यानी डिकॉइल होने लग जाएंगी। समझ गए, कॉइलिंग कंडेंसेशन या कंडेंस होने से क्या हुआ था कि वो स्ट्रक्चर चेंज करके क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बन गया था। अब यहाँ ये क्रोमोसोम कह लो या क्रोमेटिड कह लो, ये वापस से स्ट्रक्चर डिफॉर्म करेंगे, डीकंडेंसेशन होगी और क्रोमेटिन मटेरियल में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस फेज के दौरान। क्लियर है। नेक्स्ट वही जो स्टेप अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या होगा, देन ईच या फिर मैं कहूँ देन दिस क्रोमेटिन मटेरियल present separately on both poles starts to form separate nuclear membrane on both poles। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body etc. are reappear। ठीक है, वो रीअपियर हो जाएंगी। ठीक है, दोबारा दिखने लगेगी, दोबारा वो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिखने लगेगी, नजर आने लगेगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इस फेज के दौरान होता है। क्या होता है टीलोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो एक एक कॉपी गई है, मतलब जो एक एक क्रोमेटिड पोल्स पे पहुंची है ना, आधे क्रोमेटिड एक पोल पे, आधे क्रोमेटिड एक पोल पे। ठीक है, जो एक कॉपी एक पोल पे, दूसरी कॉपी दूसरे पोल पे पहुंची है जेनेटिक मटेरियल की, वो क्या करते हैं, डीकंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डिकॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्म को डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं।
समझ गए। और इससे क्या बनेगा, अगर क्रोमेटिड यानी क्रोमोसोम्स डिफॉर्म होंगे तो फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बनेगा और क्रोमेटिन मटेरियल बन जाता है। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है अलग अलग सेपरेटली, वो क्या करता है, सेपरेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देता है दोनों पोल्स पे रहते हुए। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और जो और सेल ऑर्गेनेल्स थी वो भी रीअपीयर होगी। तो क्या हुआ, एट लास्ट में क्या कह सकता हूं, देन देयर आर टू सेपरेटेड nucleus present in the cell on ending of telophase, टेलोफेज के एंडिंग पे क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर दो सेपरेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। देखो क्या होता है यहां इस फेज में, टीलोफेज में जो अपोजिट पोल्स पे क्रोमेटिड पहुंच चुकी थी ना, वो क्रोमेटिड डीकंडेंस होने लग जाती है। ठीक है, क्रोमेटिड डीकंडेंस होती है जिससे क्रोमेटीन मटेरियल बनता है। ठीक है, अपोजिट पोल्स पे, दोनों पोल्स पे क्रोमेटिन मटेरियल बनने लग जाएगा, क्योंकि क्रोमेटिड टूट रही हैं, बिखर रही हैं, क्रोमेटिन मटेरियल फॉर्म हो रहा है, ये क्रोमेटिन मटेरियल बन गया। ठीक है, चलो ये क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, ये और ज़्यादा डिकोइलिंग शो करता है, और ज़्यादा डिकंडेंसेशन शो करता है, और धीरे धीरे इस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। तो एक न्यूक्लियस तो एक पोल पे हो गया, और दूसरे पोल पे दूसरा न्यूक्लियस। तो टेलोफेज के एंडिंग में हमें क्या मिलता है कि दोनों न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे किसमें, एक सेल के अंदर, और यहाँ जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रीअपीयर हो गया है। ठीक है, वो रीअपीयर हो जाता है, गोल्जी बॉडी रीअपीयर हो जाती है, गोल्जी बॉडी रीअपीयर होने लग जाती है, ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स आने लग जाती है यहाँ। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। तो देखो दो न्यूक्लियस बन गए, ये क्या है N1 पहला न्यूक्लियस, और ये क्या है N2 दूसरा न्यूक्लियस। ये क्या है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ जाओगे। ये क्या है GB, रोड नहीं है, गोल्जी बॉडी है, समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, ये होता है किसमें, टीलोफेज में। ये टीलोफेज के दौरान होने वाले इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हैं टीलोफेज के दौरान होने वाले। क्लियर है, तो निपटाओ पहले इसे, जल्दी से निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो ये बात हुई टेलोफेज की। और यहां एम फेज का पहला पार्ट कार्योकाइनेसिस होता है कंप्लीट। कार्योकाइनेसिस क्या होता है, कंप्लीट कार्योकाइनेसिस हो गया ना, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस के दो बन गए, एक से भले दो, दोनों बन गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। अब हमें देखना है सेकंड पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो देखो साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो टाइप से होता है सेल डिवीजन, 2 टाइप्स। किस बेसिस पे दो टाइप हुए कि सेल कौन सा है, सेल किसका है, सेल कौन सा है, इस बेसिस पे। ठीक है, पहला टाइप एनिमल सेल, पहला टाइप लिख लेते हैं ना, टाइप डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने, टाइप का है। तो देखो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है फुरो फॉर्मेशन।
फ्रो फॉर्मेशन मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। क्लियर है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रो फॉर्मेशन में और सेल प्लेट फॉर्मेशन में। फ्रो फॉर्मेशन होता है इन एनिमल सेल में क्या खास बात है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। और सेल प्लेट फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन प्लांट सेल। रीजन कि यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी प्रेजेंट नहीं दिख रहा, कमाल है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखो दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, किस तरह से डिवीजन होता है। तो देखो ये एक सेल है, इसके अंदर ये दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या होता है जब इसे डिवाइड करना होता है ना, तो इसके अंदर इस तरह से फुर्रो बनने लग जाती है, खांच बनने लग जाती है। ठीक है, फुर्रो होती है खांच, जैसे दीवार में दरार आने लगती है, इस तरह से फुर्रो बनने लग जाती है। ठीक है, इस तरह से। और धीरे धीरे ये फुर्रो बड़ी होती जाती है। कैसे, तो देखो धीरे धीरे ये फुर्रो बड़ी होती जाती है। धीरे धीरे ये फ्रो बड़ी होती जाती है। ठीक है, फ्रो बड़ी हो रही है और साइटोप्लाज्म में जैसे जो ऑर्गेनेलीज की कॉपी बनी थी G1 फेज के दौरान, वो आधी ऑर्गेनेलीज एक साइड रह जाती है एक न्यूक्लियस के पास, आधी ऑर्गेनेलीज दूसरे न्यूक्लियस के पास चली जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे होते होते क्या होता है, आफ्टर ऑल एंडिंग में रिजल्ट क्या मिलता है कि दो सेल में डिवाइड हो जाता है। एक सेल तो ये बन जाता है और एक सेल ये बन जाता है। तो इस तरह से फरो बन करके सेल डिवाइड होता है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, ये सेल का हो गया न्यूक्लियस। चलो ये बन गए दो सेल, क्लियर है ना, समझ गए। तो दो डॉटर इंडिविजुअल, और जेनेटिक मटेरियल हमेशा सेम रहेगा क्योंकि डिवीजन कैसा है, माइटोटिक डिवीजन है ना। तो ये होता है फरो फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, ये यहां बनने लगती है, ये है फरो, खांच। ठीक है, और ये जो यहाँ बीच में मटेरियल जैसे इनको खींचते हैं, फुर्रों को बड़ा करते हैं, ये हैं, इन्हें कहा जाता है मिड बॉडी। ठीक है, और ये फुर्रो बड़ी हो जाती है, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स। दो हंसी खुशी खेलते हुए बच्चे, 2 डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। चलो ये होता है फरो फॉर्मेशन मेथड। अब ये तो आसान था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, बाहर से जैसे हम लोग किसी फॉर्म में उंगली घुसाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखो इस तरह से फरो बनती हुई आती है और एट लास्ट डिवीजन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, समझ गए। यही हुआ है यहाँ, क्योंकि सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है। ठीक है, यानी सेल वॉल रिजिड नहीं होती, सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है तो फरो बन जाती है। जबकि जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम लोगों को, ये है, ये तुम लोग मानो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में रेक्टेंगुलर ही होता है। ठीक है, तो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में तुम लोग इस तरह से फरो बना सकते हो, वे ताकत लगा के इस डब्बे में तो बना दोगे, प्लांट सेल में नहीं बना पाओगे, सेल वॉल बहुत रिजिड होती है। ठीक है, इस तरह नहीं बना पाओगे। और ये कोई चेंज नहीं हुआ ना, कोई भी चेंज। तो देखो प्लांट सेल में फिर डिवीजन कैसे होता है, प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो देखो ये है प्लांट सेल,
जिसके बाहर एक हार्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसके बाहर एक हार्ड रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है सेल वॉल। और ये अंदर क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और जैसा कि यहाँ कार्योकाइनेसिस हो चुका है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं और वो दोनों अपोजिट पोल्स पे अरेंज हैं। तो सेल को तो डिवाइड होना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है, 2 न्यूक्लियस नहीं रख सकता, सिंसियल कंडीशन नॉर्मली नहीं बनती, ठीक है, तो डिवाइड होना पड़ेगा। ये देखो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या था? ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, जो आसानी से टूट गई। ये सेल वॉल है, ये इस तरह से नहीं टूटती, तो यहाँ दूसरा मेथड अपनाना पड़ता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। क्या होता है? इस सेल में धीरे धीरे यहाँ डिपोजिशन होने लगता है मटेरियल का, ठीक है, धीरे धीरे डिपोजिशन होने लगता है मटेरियल का। मटेरियल किस तरह से डिपॉजिट होगा देखो तुम लोग, मैं सेल का साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आगे जगह रहे समझने के लिए। ठीक है, देखो क्या होता है, न्यूक्लियस है, चलो यहाँ क्या होता है, धीरे धीरे मटेरियल का डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। यहाँ बीच में एक जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ लेयर बनने लग जाती है इस तरह मटेरियल के डिपोजिशन की, ठीक है, ये मटेरियल की डिपोजिशन की लेयर बनने लगती है। अब मैं इस तरफ से देखो तुम्हें समझाता हूँ, ये मटेरियल के डिपोजिशन की लेयर बनने लगती है, ठीक है। इन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट, ये मटेरियल्स हैं फ्रैगमोप्लास्ट, ये मटेरियल्स फ्रैगमोप्लास्ट हैं, ठीक है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या है? फ्रैगमोप्लास्ट क्या है तो देखो, फ्रैगमोप्लास्ट डिपोजिशन है, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूलर फ्रैगमेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूलर फ्रैगमेंट्स की डिपोजिशन है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसी के ऊपर, इसी डिपोजिशन के ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो ब्राउन कलर में मैंने बनाया है, ये क्या है? ये है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की डिपोजिशन है, ठीक है, ये पैक्टेट है, क्लियर है। और इससे क्या होता है, ये सेल वॉल को बनाने वाले मटेरियल हैं, ये सेल वॉल को बनाने वाले मटेरियल हैं, और सेल वॉल को बनाने वाले मटेरियल हैं तो क्या होगा, इससे सेल वॉल बन जाएगी। सेल वॉल बन जाएगी तो क्या होगा, ये जो सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बने हैं, इनके लिए सेल 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। तो यहाँ से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, हालांकि बनेंगे साइज में छोटे पर बन तो गए, ठीक है, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं जिनके पास अपना अपना एक एक न्यूक्लियस है, ठीक है, क्लियर है। और ये इनके ऊपर प्रेजेंट हार्ड रिजिड सेल वॉल है। अब सेल वॉल बाहर से तो टूट नहीं सकती थी, तो हम लोगों ने अंदर से तोड़ना मुनासिब समझा। हमने तो क्या समझा, बायोलॉजी ने अंदर से तोड़ना सही समझा इसे, ठीक है। और इस तरह से 2 डॉटर इंडिविजुअल बन जाते हैं, 2 प्लांट सेल्स, 2 प्लांट या 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो ये तो है सेल साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, 2 टाइप का, फुरो फॉर्मेशन मेथड से और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से। इसी फ्रैगमोप्लास्ट के इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल प्लेट। इस फ्रैगमोप्लास्ट के ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर,
इसे ही कहा जाता है सेल प्लेट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जैसे ये फरो है तो ये सेल प्लेट है, ये सेल प्लेट है, ये स्ट्रक्चर। तो मैं एरो लगा देता हूं, ये स्ट्रक्चर क्या है, यही स्ट्रक्चर तो है सेल प्लेट, ये स्ट्रक्चर तो क्या है, सेल प्लेट है। ठीक है, चलो हो गया क्लियर, फ्लो फॉर्मेशन मेथड और सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड। तो ये दो मेथड थे जिससे सेल डिवाइड करता है। क्लियर है, तो यहाँ कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, यानी माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है हम लोग। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। लास्ट लेक्चर में हम लोग माइटोसिस की प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब माइटोसिस जितने भी फेजेस में कंप्लीट होती है वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्लियर है, पॉइंट है अपना सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस यानी माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिग्निफिकेंस होगी टू मेंटेन प्लोइडी या फिर मैं कहूं नंबर ऑफ क्रोमोसोम in daughter cell similar to that of parent cell, clear है, similar to that of parent cell। mitosis is required। देखो पहली सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है कि माइटोसिस की जरूरत कहां पड़ती है, जब हमें डॉटर सेल के अंदर वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रखनी हो जो पेरेंट सेल में हो। यानी पेरेंट सेल में अगर 10 क्रोमोसोम है, यही 10 के 10 क्रोमोसोम अगर मुझे डॉटर सेल में भी रखने हैं, 2 डॉटर सेल बनाएंगे, दोनों में 10-10 क्रोमोसोम रखने हैं, तो क्या करूंगा, माइटोसिस की हेल्प से सेल डिवीजन करूंगा। क्लियर है, समझ गए, ताकि प्लोइडी या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रह सके। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज माइटोसिस causes that the number of chromosome remains number of chromosome in daughter cell remains similar to that the number of chromosome in parent cell। क्लियर है, क्योंकि माइटोसिस क्या करती है, माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखती है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होंगे। और इसी वजह से सो माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसी वजह से माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्लियर है, इसी वजह से माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। समझ गए, क्लियर है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर क्या है कि ये क्रोमोसोम के नंबर मेंटेन रखती है। पेरेंट सेल के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज इट इज वही डॉटर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। जैसे यहाँ पेरेंट सेल है 2n, ठीक है, और इसके जो 2 डॉटर सेल बनेंगे
वो भी सिमिलर एज इट इज 2n वाले होंगे, ठीक है, एज इट इज 2n वाले होंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं होने देती, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं होने देता ये सेल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखता है पेरेंट टू प्रोजेनी। क्लियर है? तो इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। समझ गए? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? नेक्स्ट और सिग्निफिकेंस होगी कि ऑर्गेनिज्म grows through माइटोसिस। माइटोसिस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है। ग्रोथ का मतलब साइज में इंक्रीमेंट होगा, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट होगा। नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, मतलब एज इट इज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल ही उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जुड़ते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। क्लियर है ना? नेक्स्ट, माइटोसिस किस में हेल्प करती है? इन कैलस कल्चर। इन कैलस कल्चर, इन कैलस कल्चर माइटोसिस occurs इन एक्सप्लेंट। कैलस कल्चर में जो एक्सप्लेंट होगा, कैलस कल्चर मेरा मतलब है टिश्यू कल्चर से, ठीक है। टिश्यू कल्चर में जो एक्सप्लेंट होगा, टिश्यू कल्चर टेक्निक में क्या किया जाता है, एक सेल लेकर के उसकी ग्रोथ करवाएंगे, उसका ही फर्दर डिवीजन करवाएंगे, जिससे हमें नई प्लांटलेट्स मिलेंगी, ठीक है, नई प्लांटलेट्स मिलेंगी। तो ऐसे कल्चर में जो एक सेल लिया गया है उस वो थोड़ी बहुत ग्रोथ करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसको कैलस बोलते हैं। और कैलस के कल्चर में जो एक्सप्लेंट होता है वो माइटोसिस के कारण ही बना हुआ होता है, उसमें ग्रोथ माइटोसिस की हेल्प से ही होती है। क्लियर है? समझ गए? चलो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो, माइटोसिस helps in replacement of cells like epidermal cells। क्लियर है? आरबीसी एटसेट्रा। इन सेल्स की जो रिप्लेसमेंट होती है ना, मतलब सेल्स डैमेज हो गए या ओल्ड हो गए तो उनको हटा करके वही सेल दोबारा नए लगा दिए जाए, मतलब उन जैसे ही दोबारा नए सेल लगा दिए जाएं, रिप्लेस कर दिया जाए सेल्स को। ये भी माइटोसिस की हेल्प से ही होता है, ये भी माइटोसिस की हेल्प से ही होता है, ये भी माइटोसिस की एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि ये प्लॉइडी या नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर रखेगी, जैसा पेरेंट सेल में होगा वैसे ही डॉटर सेल में प्लॉइडी मेंटेन रखेगी। क्लियर है? 2n का 2n ही होगा। नेक्स्ट कि माइटोसिस क्या करती है, इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ भी माइटोसिस के कारण ही होती है। कैलस कल्चर में एक्सप्लेंट में ग्रोथ भी माइटोसिस के कारण होती है, और सेल रिप्लेसमेंट में यह भी माइटोसिस का रोल होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखो। अब जो सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो लास्ट है बट नॉट लिस्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। क्लियर है? समझ सकते हो मैं इतना प्रेशर क्यों डाल रहा हूं, इसको समझो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि माइटोसिस मेंटेन या रिस्टोर्स
मेंटेन बोल दो या रिस्टोर बोल दो, रिस्टोर्स द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक या फिर बोलो 1 मिनट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बोल दो, या फिर तुम लोग कह सकते हो कार्योप्लाज्मिक, कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मिक, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, ठीक है, शॉर्ट में KI। तो KI को रिस्टोर करना या मेंटेन करने का काम किसका होता है? किसका होता है? माइटोसिस का। माइटोसिस की हेल्प से क्या होता है? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन होता है या रिस्टोर होता है। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस मेंटेन्स, क्या मेंटेन करके रखती है माइटोसिस? सेल वॉल्यूम एंड सेल सरफेस, सेल वॉल्यूम एंड सेल सरफेस रेशियो, सेल वॉल्यूम और सेल सरफेस का रेशियो भी मेंटेन करके रखती है। ये तो चलो तुम लोगों को समझ आ गया सेल वॉल्यूम सेल सरफेस का रेशियो क्या होता है। क्लियर है? अगर बात करूं कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की, ये क्या चीज है ये समझने के लिए हमें एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। तो तुम लोग ये सिग्निफिकेंस निपटाओ, फिर हम थ्योरी डिस्कस करते हैं। जल्दी पॉज करके नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो अब वो थ्योरी डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को एक्सप्लेन करने वाली, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी है कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी क्लियर है? कर्न प्लाज्म थ्योरी क्या बताती है कि कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, देखो कर्न प्लाज्म थ्योरी में क्या बताया गया कि कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स KI क्या होता है। देखो KI क्या होता है, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? KI है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये सॉरी स्मॉल n नहीं कैपिटल N है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस VN का रेशियो है किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सेल में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दो, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये क्या हुआ? ये है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे निकला, कहां से डिराइव किया? तो VC क्या है? VC है वॉल्यूम ऑफ सेल। क्लियर है? और VN फिर दोबारा वही है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? समझ गए? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को जब हम रेशियो करते हैं या डिवाइड करते हैं किस चीज से? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म से। वॉल्यूम ऑफ सेल और में से माइनस कर दो तुम लोग वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या निकल आएगा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म निकल आएगा। क्लियर है? तो ये कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है। ये क्या है? देखो ये है कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स, या फिर मैं कहूं इसे और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्लियर है? कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ये होता है। अब इसका इफेक्ट समझना तुम लोग, अब KI का इफेक्ट समझना। ठीक है, क्या होता है? देखो KI
के आई का इफेक्ट, के आई का इफेक्ट होता है किस चीज की वजह से? सेल साइज या सेल ग्रोथ की वजह से के आई पे इफेक्ट पड़ता है, के आई चेंज होता है, ठीक है। कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो चेंज होता है। कैसे? तो देखो के आई बढ़ रहा है, के आई बढ़ रहा है मतलब के आई में इंक्रीमेंट है, ठीक है। के आई में इंक्रीमेंट है, इसका मतलब क्या है कि सेल ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। के आई बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है। सेल ग्रोथ में डिक्रीमेंट है। कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, इसका मतलब सेल ग्रोथ में डिक्रीमेंट है। अब तुम लोग समझना एक बार रफ सा आइडिया, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है, अगर आसान लैंग्वेज में कहूं तो कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ओवर द सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल, ठीक है, सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल। अब देखो अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो सेल की ग्रोथ कम होगी, ठीक है। और जस्ट अपोजिट है, अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा, अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा तो क्या होगा? सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, सेल की ग्रोथ ज्यादा होगी। या तुम लोग ये कह सकते हो सेल की ग्रोथ होने से कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स में कमी आती है और सेल की ग्रोथ कम होने से कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता है। अब तुम लोग इसको रिलेट करो, कैसे ये बात क्लियर कैसे होगी? तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सेल की ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा? क्या होगा? वी सी माइनस वी एन, ये भी बढ़ेगा, यानी साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर सेल की ग्रोथ हो रही है तो साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होगा ना, क्लियर है, समझ गए। और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो सकता है? देखो ये साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा तो के आई घटेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, इसका इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन में इनवर्स इफेक्ट आएगा। अगर कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो तुम लोग यहाँ सेल ग्रोथ की जगह इसे रख करके भी रिलेट कर सकते हो, सेल ग्रोथ की जगह कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स को रिलेट कर सकते हो तुम लोग वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स को रिलेट कर सकते हो Vc माइनस वी एन से, ठीक है, Vc माइनस वी एन से। अब कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ रहा है, Vc माइनस वी एन घट रहा है, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट रहा है, Vc माइनस वी एन बढ़ रहा है, ठीक है। और तुम लोगों को पता है सेल की ग्रोथ होगी तो Vc माइनस वी एन यानी साइटोप्लाज्म का रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी साइटोप्लाज्म की। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होगी, साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली का नंबर बढ़ेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स साइटोसोल बढ़ेगा, क्लियर है ना, समझ रहे हो। तो ऑल ओवर वॉल्यूम बढ़ेगी साइटोप्लाज्म की। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा? कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स में कमी आएगी, के आई घटेगा, यानी न्यूक्लियस का कंट्रोल वीक होगा, कम कंट्रोल होगा। जबकि अगर सेल ग्रोथ रुकेगी, अगर सेल ग्रोथ जो है, अगर सेल ग्रोथ जो है वो कम होगी, डिक्रीज होगी, तो इससे क्या होगा? सेल ग्रोथ डिक्रीज होने से क्या होगा? जो वॉल्यूम है साइटोप्लाज्म की, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो भी घटेगी, वो भी घटेगी। और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम घटेगी, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, कार्डियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा, के आई बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ेगा, बेटर कंट्रोल होगा। तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी क्या बताती है कि न्यूक्लियस का सेल के ऊपर बेटर कंट्रोल हो, इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या होगा कि सेल का साइज छोटा रखना पड़ेगा। सेल का साइज छोटा रखने से मतलब साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम छोटी रखनी पड़ेगी, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम कम रखनी पड़ेगी, क्लियर है ना।
समझ गए। और अगर साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम बढ़ी यानी सेल का साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल घटेगा। मतलब ऑल ओवर मीनिंग ये है कि अगर सेल का साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा, अगर सेल का साइज छोटा होगा न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ रहे हो ना ये चीज। तो एक बार ये निपटाओ फिर हम इसका रिजल्ट लिखते हैं, एक बार ये निपटाओ फिर रिजल्ट लिखते हैं इसका। हो गया, चलो अब रिजल्ट लिखते हैं कर्न प्लाज्म थ्योरी का। इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि हम लोग कह सकते हैं जाना जिसने के आई को वो कर्ण कर्ण बोलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। देखो कर्ण प्लाज्म थ्योरी ने क्या बताया, सो for better control over better control of nucleus over the cell the volume of cytoplasm या फिर स्लैश लगा के तुम लोग कह सकते हो साइज ऑफ सेल should be स्मॉल, छोटा होना चाहिए, तब जाकर के न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल होगा। और हम लोगों ने कहा था कि माइटोसिस किस चीज में हेल्प करती है, माइटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनेंस या फिर इन रिस्टोरेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या फिर कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स। तो क्या होता है, हेंस बाय mitotic division the nucleus gets better control over the cell, better control over the cell। क्लियर है, because by mitosis division there is no change in number of chromosomes but due to division size of cell decreases। क्लियर है। देखो क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के कारण न्यूक्लियस अच्छा कंट्रोल कर पाता है सेल के ऊपर। ठीक है, अच्छा कंट्रोल कैसे कर पाता है, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब यहाँ चेंज ना आने का मतलब मैंने क्या लिखा है कि क्रोमोसोम के नंबर रिमेन्स सेम। यहाँ नो चेंज का मतलब है नो चेंज इन क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम remains same in daughter cell।
ठीक है, चेंज ना आने का मतलब यही है कि डॉटर सेल में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि छेड़छाड़ी नहीं होगी, डिवीजन हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो छेड़छाड़ की जाएगी, बट सेम रखे जाएंगे। ठीक है, उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में थे, बट सेल का साइज डिक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, न्यूक्लियस उतना ही है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम उतने ही है ना, कंट्रोलिंग यूनिट, तो न्यूक्लियस उतना ही है, सेल का साइज डिक्रीज हो गया, सेल का साइज डिक्रीज हो गया, साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम घटी, वॉल्यूम घटी तो कार्योप्लाज्मिक इंडेक्स अपने आप बढ़ा, मतलब न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल हो गया सेल के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियस का बेटर कंट्रोल हो गया सेल के ऊपर, ये बताता है हमें कर्न प्लाज्म थ्योरी। क्लियर है, जल्दी से लपेट लो, जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये थी कर्न प्लाज्म थ्योरी। चलो अब नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन पे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है, इक्वेशनल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे रिडक्शनल डिवीजन की। क्लियर है, रिडक्शनल डिवीजन की समझ गए। रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है? मियोसिस, यानी मियोटिक डिवीजन। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। मियोसिस, मियोसिस सेकंड पार्ट है। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में क्या होता है अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखो, इन लाइफ साइकिल of diploid organism, in life cycle of diploid organism, in life cycle of diploid organism, the haploid stage is formed by meiosis, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड स्टेज किसकी वजह से आएगा? मियोसिस की वजह से आएगा। ठीक है, मियोसिस की वजह से आएगा, which was later restored by fertilization, जो बाद में फर्टिलाइजेशन के कारण वापस से रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, वापस से रिस्टोर हो जाएगा। क्या रिस्टोर हो जाएगा? डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, डिप्लॉयडी जो है वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है ना? तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में अगर हैप्लॉयड स्टेज आ रहा है तो वो कंफर्म मियोसिस के कारण आएगा। ठीक है, बिना मियोसिस आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? और अगर वापस उसे फिर वही डिप्लॉयड स्टेज मेंटेन करना है तो क्या होगा? ये मेंटेन कैसे होगा? ये मेंटेन होगा फर्टिलाइजेशन की हेल्प से। अब फर्टिलाइजेशन क्यों, कहाँ, किसकी होगी? तो देखो, हैप्लॉयड स्टेज किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में उसके गैमेट्स होते हैं। ठीक है, उसके गैमेट्स होते हैं। अब गैमेट्स बन गए, हैप्लॉयड स्टेज आ गया, गैमेट्स करेंगे फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स होंगे फ्यूज, जिसकी वजह से वापस से डिप्लॉयड स्टेज आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना? ये मियोसिस है। ठीक है, तो मियोसिस क्या है? हैप्लॉयड स्टेज लाने की प्रोसेस, क्लियर है, समझ गए? तो अब देखो मियोसिस की एक पॉइंट और कि देखो, द डिप्लॉयड सेल is called myocyte. The diploid cell is called myocyte. क्लियर है? डिप्लॉयड सेल को मियोसाइट कहा जाता है, which is divided into 4 haploid cells, जो आगे जाकर के 4 हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो
तो यहाँ टर्म मियोसाइट समझाने का मतलब है, इंपॉर्टेंट टर्म है मियोसाइट। मियोसाइट क्या होता है? वो डिप्लॉइड सेल जिसके अंदर मियोसिस होनी है, ठीक है, जिसके अंदर मियोसिस होनी है, जो आगे जाकर के 4 हैप्लॉइड, 4, ये नंबर याद रखना, 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? चलो ये हुआ पॉइंट। अब नेक्स्ट कि ये जो डॉटर सेल बन रहे हैं, नोट डाल के लिखना, 10 रुपए वाला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना नोट, ठीक है, नोट डाल के लिखो कि ये जो डॉटर सेल बने हैं, ठीक है, these all 4 daughter cells are genetically different from each other as well as from their mother cell, ठीक है। ये जो 4 डॉटर सेल्स बने हैं ना, ये चारों के चारों डॉटर सेल जेनेटिकली एक दूसरे से और अपनी मदर सेल से डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, वेरिएशंस होंगी इनके अंदर, वेरिएशंस होगी, मतलब 4 जो डॉटर सेल बने हैं वो एक दूसरे से भी और अपनी मदर सेल से भी जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंस होंगे। अब ऐसा होने का रीजन, ये जेनेटिक डिफरेंस आने का रीजन क्या है? रीजन है ड्यू टू occurrence of recombination, due to occurrence of recombination in prophase first of meiosis फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा? रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आएंगी, ये जेनेटिक डिफरेंस आएगा। क्लियर है? ये जेनेटिक डिफरेंस, ये वेरिएशंस आएंगी, किसकी वजह से? रिकम्बिनेशन, जो कि प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा है मियोसिस फर्स्ट के। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रिकम्बिनेशन होगा, जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगी। वेरिएशंस के कारण चारों डॉटर सेल जेनेटिकली एक दूसरे से और अपनी मदर सेल से डिफरेंट होंगी। क्लियर है ना? समझ गए? ये पॉइंट है मियोसिस का। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया कि मियोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है। क्लियर है? अब मियोसिस के बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।